Next question, Mr. Lobo, a Canadian citizen but the Indian origin, came to India on 1st October 2014. यानी जो मिस्टर लोबो जी है वो कैनेडियन सिटीजन है और वो पहली बार नहीं कब आए इंडिया में, 1 अक्टूबर 2014 में आए, इंडियन ओरिजिन। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जिसमें उनके मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी ये 6 लोगों में से कोई एक इंसान भी अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन ओरिजिन। ओके, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, 182 डेज वाला ही कंडीशन अप्लाई किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ही टोटल स्टे इन इंडिया वाज एज अंडर 15 में वो 25 दिन था, 2016 में वो 80 दिन, 17 में 180 डेज, 2018 में 100 days, 2019 में 25 days. He informs that he was in India from 1st April 2019 to 28th June 2019. Both days inclusive, यानी आने और जाने दोनों की तारीख इंक्लूड है. Determined his residential status under the Income Tax Act for the assessment year 2020 and 21. So, shall we start with the introduction part? Yes. हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मिस्टर लोबो अ कैनेडियन सिटीजन, ठीक है। आगे, बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जब हम इंडियन ओरिजिन बोलते हैं तो इसका मतलब कौन से कैटेगरी में आ गया, एक्सेप्शनल में। सो ही फॉल्स अंडर एक्सेप्शनल क्राइटेरिया, दैट्स इट। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिखोगे, कंडीशन। तो मैंने क्या बताता है, फॉर एक्सेप्शनल क्राइटेरिया आपके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लीकेबल होती है, दैट इज बेसिक कंडीशन ए, जिसमें कितना डेज होना चाहिए, 182। लिखने के लिए आप पूरा कंडीशन लिखोगे, लेकिन एप्लीकेबिलिटी की जब बात आएगी तो उसमें सिर्फ कंडीशन ए ही आएगा, ठीक है। तो टू बिकम अ रेसिडेंट कॉमा मिस्टर लोबो needs to satisfy the basic condition given below। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम लोग सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन रखने वाले हैं, कौन सा, 182 डेज का। तो ही शुड स्टे इन इंडिया for 182 days or more in the previous year। क्या मैं सेकंड कंडीशन लिखूं? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल क्राइटेरिया है। एक्सेप्शनल क्राइटेरिया में ए 182 डेज का, बी में जो 60 डेज का कंडीशन मैंने आपको बताया है, इट विल बी रिप्लेस बाय 182 डेज। तो इसका मतलब वो अगर 182 यहाँ ही सेटिस्फाई होता है, B1 B2 चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन लिख रहा हूँ। क्लियर? वापस बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आई एम नॉट इवन राइटिंग द सेकंड कंडीशन, मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी मॉडिफाई हो जाएगा। जब मॉडिफाई हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही कंडीशन एप्लीकेबल होने वाली है। कंडीशन के बाद क्या आएगा बेटा, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या करने वाले मैं ना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका प्रीवियस ईयर। एज यू नो अपना प्रीवियस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। अब उसने कुछ तो इन्फॉर्म किया, देखो बेटा प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग में, ही इन्फॉर्म्स दैट ही वाज इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2019 टू 28th ऑफ जून 2019। उसने क्या बोला, वो 1 अप्रैल से लेके 28 जून तक कहां था, ही वॉज इन इंडिया, ऐसा उसने इन्फॉर्म किया है। डिफिकल्टी
इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा अज्यूम करूं 28 जून के बाद वो इंडिया में नहीं था? सिंपल सी बात है, मेरा अजम्पशन तो यही बोलता है कि 1 अप्रैल से लेकर 28 जून तक अगर वो इंडिया में है, इसका मतलब 28 जून के बाद वो इंडिया में नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों को सिर्फ इतने दिन का ही कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल, मई, जून, अप्रैल में पूरा 30 डेज, मई का पूरा 31 डेज और जून का 28 डेज। तो इफ यू टेक द टोटल, मेरा टोटल आता है 89 डेज। और ये भाई साहब कौन से क्राइटेरिया में आता है? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल को क्लियरली बोलता है 182 दिन 182 डेज, ये भाई साहब 89 डेज है। सो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए। अब बोलोगे सर B1 B2 क्यों चेक नहीं किया? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल में मैं B1 तो लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है, B1 में 182 डेज लिख लूंगा। जब वो कंडीशन ए ही नहीं हो रहा है तो B1 करेगा क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल है। कौन सा कंडीशन है? एक्सेप्ट। ड्यू टू द एक्सेप्शंस क्राइटेरिया, ड्यू टू द एक्सेप्शंस क्राइटेरिया ही इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन ए एज वेल, कंडीशन बी, यानी बी को भी सेटिस्फाई वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें भी मॉडिफिकेशन हो गया होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा बेटा आपका? कंक्लूजन। क्या आएगा? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है? इट इज क्लियर दैट मिस्टर लोबो does not satisfy the basic condition, does not satisfy the basic condition, so he is said to be, क्या कहा जाएगा उसे? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा तो भी चलेगा। क्लियर? डिफिकल्टी? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ली के बारे में है। चार्ली, चार्ली क्या कहता है? चार्ली, मिस्टर चार्ली फर्नांडे हु इज एन इंडियन सिटीजन वेंट टू एम्प्लॉयमेंट टू दुबई ऑन 1st April 2014 and came back on a visit to India on 1/7/2019 and left for Dubai on 15 December 2019. Determine his residential status for the assessment year 2020 and 21. तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इंट्रोडक्शन लिखूंगा। सर इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? मिस्टर चार्ली, चार्ली फर्नांडे, आगे क्या लिखूंगा? हाँ, who is an Indian citizen, Indian citizen। आगे went for employment, जॉब के लिए जा रहा है वो ना, went for employment where? to दुबई। अच्छा, इसके काम पर जाने पे हमें कोई पाबंदी नहीं है, हमें चलेगा काम पे जा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट व्हाट इज आर कंसर्न, हमारा कंसर्न क्या है कि ही फॉल्स अंडर एक्सेप्शन क्राइटेरिया, क्योंकि एक्सेप्शन में इंडियन ओरिजिन भी था, एम्प्लॉयमेंट भी था और मेंबर ऑफ क्रूज शिप भी था। सो ही फॉल्स अंडर एक्सेप्शन क्राइटेरिया। अंडरस्टूड? वो कौन से क्राइटेरिया में आ गया? एक्सेप्शनल क्राइटेरिया। सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशन में क्या आएगा? टू बिकम अ रेसिडेंट मिस्टर चार्ली फर्नांडे टू सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन, और उस बेसिक कंडीशन में भी कौन सा कंडीशन आएगा? कंडीशन ए ही आएगा। क्यों? एक्सेप्शन है। अंडरस्टूड? क्यों आएगा? एक्सेप्शन में भी वापस बोल रहा क्यों एक कंडीशन आएगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन मालूम है तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि एक्सेप्शन क्राइटेरिया के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। बेसिक कंडीशन B1 में द 60 डेज विल बी रिप्लेस बाय 182 डेज। तो इसका मतलब वो दोनों कंडीशन को अगर मुझे समराइज करना है तो मैं समराइज ये करूंगा कि हमें सिर्फ कंडीशन ए को ही सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो टू बिकम अ रेसिडेंट, यानी रेसिडेंट होने के लिए मिस्टर चार्ली फर्नांडे
needs to satisfy the basic condition. Understood? चलो, अब बेसिक कंडीशन क्या कहते हैं बेटा? ही शुड stays in India for 182 days or more in the previous year. That's it. उसके आगे क्या लिखना है? कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन. अब मुझे वो क्वेश्चन रीड करो और क्वेश्चन में मुझे बताओ कि वो कब से कब तक इंडिया में था. मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर, जैसा मैंने बताया था 1 अप्रैल से लेकर पूरा लिखना है. अब उसे क्लियरली बताया कि ही कम बैक टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2019. वो कब आ गया इंडिया में? वो इंडिया में आ गया. वो जॉब के लिए कब गया था? 1 अप्रैल 2014 में वो जॉब के लिए गया और उसके बाद वो इंडिया में आया 1 जुलाई 2019. चलो, इसका मतलब 1 जुलाई से वो कहां पर है? इंडिया में है. ही इज इन इंडिया. इसका मतलब जुलाई के पहले वो इंडिया में नहीं था. ऐसा ही अजम्पशन है. अब वो कब तक इंडिया में, जरा देखो. कौन से दिसंबर तक? 15 दिसंबर 2019. सिंपल. तो मुझे जो कैलकुलेशन करना वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करना है. मतलब जुलाई के पहले वो इंडिया में नहीं था और 15 दिसंबर के बाद भी वो इंडिया में नहीं है. सिंपल. तो जुलाई में वो कितने महीने था? 31 डेज. हाँ ना. अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, बट दिसंबर में 15 डेज. अब बोले सर वो 15 तारीख को चला गया, लेकिन 15 तारीख का फ्लाइट का टिकट तो यहाँ से ही पकड़ेगा ना. 15 तारीख को एक दिन पकड़ो चाहे 1 मिनट पकड़ो, था तो इधर का ही. हवा में तो 15 तारीख आएगा नहीं. इंडिया के अंदर उसके बाद गया. तो कितना दिनों का काउंट करो? 1 + 2 + 3 + 5 8 15 और 116 168 डेज. चेक करो. 168 या 170 कितना? 168 ही आ रहा है ना. हाँ है ना. अब बताओ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं. सो कंडीशन के बाद आएगा बेटा कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द अबाव कैलकुलेशन it is clear that he does not satisfy the basic condition. उसने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया. so he is said to be, उसको क्या कहा जाएगा? नॉन रेसिडेंट. अरे तकलीफ. सिंपल कैसे करना प्रेजेंटेशन एंड ऑल. चलो.